आपको क्या स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है सिविक्स की? यस मैम। ओके। तो अगर जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर, अगर किसी बच्चे को आवाज़ क्लियर नहीं आती या कोई भी दिक्कत होती है तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर ये मैं आपके जो है गूगल क्लासरूम पर भी सेंड कर दूंगी, तो आप उसको दोबारा से भी कई कितनी भी बार चाहें तो आप उसको सुन सकते हो। ठीक है। मैंने आपको जो है हॉलीडे होमवर्क में जो है हिस्ट्री का एक चैप्टर सेंड किया था, उसके वीडियो सेंड किए थे और रिटर्न वर्क जो है नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड किए होंगे। तो वो जो है आई होप कि आप सबने वो कर लिया होगा हिस्ट्री का चैप्टर। और यस मैम। अब हम जो है चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे सिविक्स में, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी अच्छा चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब कि चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड? ठीक है। मार्जिनल, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो ये मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है। मार्जिनल मीन्स सपोज कि आपको कहीं बिल्कुल अपने जो मेन सोसाइटी है अगर उससे दूर आपको रखा जाए, आप बिल्कुल साइड में खड़े हो, या अपनी मान लो आप कोई ग्रुप है, आपके दोस्त बात कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें इंक्लूड ना करके आप कहीं दूर खड़े हो, क्योंकि शायद आप कंफर्टेबल नहीं हो या वो आपसे कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कहीं साइड में खड़े हो या बिल्कुल फ्रिंज एरिया में बॉर्डर पे हो, बाउंड्री पर हो, किसी भी ग्रुप से दूर हो, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल होना, मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर होना, इसको हम कहते हैं मार्जिनल। एंड डज नॉट टू बी अ पार्ट और नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स, मतलब आप किसी कोई भी बात हो रही है या कोई सोशल इवेंट है, किसी भी चीज में आप सेंटर में नहीं हो, लेकिन आपको मतलब बाहर रखा गया है, आप उसमें ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप मार्जिनल, आपको ट्रीट किया जा रहा है। दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड इन योर क्लासरूम और प्लेग्राउंड। कहा जा रहा है कि अगर आपको, वैसे ये सोशली मार्जिनलाइज जो हम पढ़ रहे हैं तो काफी बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपने पर्सनल लेवल पे भी कभी कभी फील किया होगा कि क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में, कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ मार्जिनल आपको फीलिंग हुई होगी। ऐसा होता है कि सपोज आपकी क्लास में जो है कुछ आप किसी ग्रुप में जाना चाहते हो, लड़के हैं या लड़कियां, उनका अपना एक ग्रुप है, आप उसमें जाना चाहते हो लेकिन वो आपको अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मे बी आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, या आपके कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, या आपके एटीट्यूड थोड़ा सा अलग है, तो वो आप जो है उस ग्रुप में एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहे हो। तो ये आपने कभी कभी फील किया होगा अपने क्लासरूम में, या प्ले ग्राउंड में आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको अपने साथ लोग नहीं खिला रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सही से बैटिंग नहीं कर पाओगे या फील्डिंग नहीं कर पाओगे, या फिर आप उतना अपना जो है कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाओगे, है ना। सो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग होते हैं, इसी तरह से सोसाइटी में भी क्या होता है कि हर व्यक्ति जो होता है एक दूसरे से अलग है ना। किसी जो है अब आप खुद सोचिए कि अगर मान लो आपका जो पूरा रिलेटिव्स होते हैं उसमें अगर आपको डांस में बहुत ज्यादा कोई आपका इंक्लिनेशन है, या फिर आप सिंगिंग करना चाहते हो, तो आप सबसे मार्जिनल दिखे जाओगे, मतलब उसमें सबसे अलग हटके दिखे जाओगे, है ना। और कभी कभी लोग आपको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको लगेगा ये तो नाचना गाना ये सब तो बेकार की चीजें, अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अच्छे नंबर उसके नहीं आ रहे, इसका मतलब कि वो किसी काम का नहीं है। तो ये हमारी जो एक हमारी थिंकिंग होती है। अगर आपकी एक्सेंट अलग है, अगर आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हो, हिंदी है या फिर जो भी लैंग्वेज है, मान लो आप गढ़वाली हो, लेकिन आप गढ़वाली में जो हिंदी बोलते हो उसमें भी गढ़वाली आपका मिक्स हो रहा है, तो आपको सब लोग मजाक बना रहे हैं कि इसको तो ऐसे बोलना नहीं आता। और इफ यू आर लेस चैटी देन अदर्स इन योर क्लास, या फिर आपकी क्लास के बच्चे तो बहुत बात करते हैं, आप बहुत कम बात करते हो, तो आपको लगता है कि मैं इस तो ग्रुप में बिल्कुल भी मतलब फिट नहीं बैठ रहा हूँ। If you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in your by your peers, है ना। तो मतलब अगर आप कोई हटके काम कर रहे हो और ग्रुप आपको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा आसानी से, तो इसका मतलब आप अपने आप को अलग फील करते हो। तो उसी तरह से जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट होता है, अगर हम इसको लार्ज स्केल में देखें, आपने कभी कभी इस तरह का आइसोलेशन अपने आप भी फील किया होगा कि आप ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाते हो, तो उसी तरह से जो है सोशल इन्वायरमेंट में भी इस तरह की चीजें होती हैं कि जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं या कम्युनिटीज हैं, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमने इंडिविजुअल की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह, जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं, जिसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जब अपने आप को समाज का हिस्सा फील नहीं करते, वो अपने आप को एक्सक्लूडेड या आइसोलेटेड फील करते हैं, अलग थलग फील करते हैं, तो इसी को हम सोशली मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। अब देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है। अब ऐसा अलग थलग लोग कैसे फील कर सकते हैं कि क्या पता उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो, स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, और बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप,
फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो मान लो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसमें से कभी कभी क्या होता है, कुछ जो ग्रुप के लोग होते हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो प्रॉपर वो लैंग्वेज नहीं बोल पाते, है ना, उनकी लैंग्वेज अलग है, या फिर वो डिफरेंट तरह के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनके कपड़े, खाने पीने का रहन सहन सब कुछ अलग है, या फिर वो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिनकी संख्या भारत में कम है। ठीक है, जैसे मेजोरिटी कम्युनिटी तो हिंदुज्म का है, लेकिन जो भी कम संख्या में जो धर्म के लोग पाए जाते हैं उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं। तो वो अपने आप को जो है अलग थलग महसूस कर सकते हैं। दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर। और कभी कभी इन चीजों के अलावा लोग अपने आप को आइसोलेटेड और अलग थलग तब भी महसूस करते हैं जब वो गरीब होते हैं। वो जब सोशल स्टेटस उनका पुअर होता है, लो सोशल स्टेटस के होते हैं, तो वो भी अपने आप को मतलब उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो इनह्यूमन होती है ना। तो मतलब लोग उन्हें अपने अब आप खुद सोचिए कि आप अभी आप ही की क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा आ जाए जो आपको पता है कि उसके फादर बेगर हैं, भीख मांगते हैं, है ना, और उसे संभव किसी तरह से आपके स्कूल में एडमिशन मिल गया, तो आप भी उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना। आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए, अगर आप बहुत अच्छे हो तब तो आप उसके साथ भी फ्रेंडशिप करोगे। लेकिन अगर मान लो उसके फटे पुराने कपड़े हैं, उसके पास अच्छे जूते नहीं है, तो आप भी एक तरह से क्या पता उसका मजाक ही बना दो। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो लो सोशल स्टेटस के लोग होते हैं उनको लोग आसानी से अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि ये मतलब उनकी सोच एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फेयर। जो मतलब बेचारे जो मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं वो कभी कभी तो इनकी ऐसी हालत होती है कि वो बहुत डरे हुए भी रहते हैं, और उन्हें डर रहता है कि उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है जिससे कि वो अपने आप को एक्सक्लूडेड और बिल्कुल मतलब बाहर समझते हैं। एंड दे हैव नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इन देयर एबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स। तो वो डरे हुए भी रहते हैं मेजोरिटी ग्रुप से, देन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, एंड वो अपने राइट्स को भी जो है डिमांड नहीं कर पाते। सो दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस। इससे क्या होता है, वो फील करते हैं कि भाई हम तो यहाँ पे हैं लेकिन हमें तो कोई एडवांटेज है ही नहीं इंडियन सोसाइटी में रहने का, या वो अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं। ठीक है, और किन लोगों से महसूस करते हैं? वेल्दी, बेटर एजुकेटेड एंड पॉलिटिकली पावरफुल लोगों से। तो एक तरफ आपके अमीर लोग हैं, बेटर एजुकेटेड लोग हैं एंड पॉलिटिकली पावरफुल लोग हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप किसी आप चले जाइए, आप केवी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो बायलिंगुअल लैंग्वेज है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर अभी आप किसी देहरादून के स्कूल में चले जाइए जहाँ पे बिल्कुल जो आपके कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, तो आप वहां जाके आप जब उनकी लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे तो वो भी आपका मजाक बनाएंगे, और आप भी मतलब अपने आप को बहुत ही डिस्कम्फर्ट लेवल पे फील करोगे। आप भी डरे हुए रहोगे कि मैं कैसे बोलूं, आपको भी फेयर रहेगा, आपको भी मतलब आपका एटीट्यूड बहुत निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो मार्जिनलाइजेशन होता है वो सिर्फ सोशली नहीं होता है, इकोनॉमिक भी होता है, जब गरीब आदमी के साथ भी ये एटीट्यूड होता है, सोशल भी होता है, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होता है। पॉलिटिकल मतलब कि जो आपके जो पॉलिटिकली पावरफुल लोग होते हैं वो वीक लोगों को जो है दबा के रखने की कोशिश करते हैं। तो ये इतनी सारी मैंने आपको चीजें बता दी। तो मार्जिनल कौन होते हैं? वो लोग जो कि आसानी से एक सोशल ग्रुप में उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। मे बी दोज रीजंस कैन बी डिफरेंट लैंग्वेज दे स्पीक, और different types of cultural and traditions and practices which they follow, or their attitudes or their religion, their ethnicity. So it can be anything. So because of all these the traits or factors, they are not included in the mainstream society, or they can be poor people. तो इतनी जो सारे फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। नाउ हियर इन दिस पिक्टोरियल डिपिक्शन यू कैन सी कि यहाँ पे सोमा एंड हिलन, दीज आर द टू गर्ल्स हु आर वाचिंग अ फिल्म ऑन द टीवी, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो आदिवासीज हैं वो डांस कर रहे हैं। तो ये जो बच्ची है वो क्या बोल रही है? an आदिवासी फ्लोट, दादू व्हाई डू वी ऑलवेज शो आदिवासीज इज ओनली डांसिंग। तो ये कह रही कि ये सब भी खुद भी आदिवासी हैं। तो ये कह रही कि अपने दादाजी से पूछ रही है कि भाई हमें हमेशा नाचते हुए क्यों दिखाते हैं? आपने खुद देखा होगा ना, हु हु करके ऐसे कुछ वो अपना गोल गोल घूमते रहते हैं और डांस करते हैं और अजीब सी ड्रेसेस पहनते हैं और माथे पर फेदर लगा लेते हैं, है ना। तो कह रही कि हम जरूरी तो थोड़ी ना है कि सारे आदिवासी अब ऐसे ही हों। So yes, they don't knew anything else about us. The lives of Adivasis are very rich. Most people don't know that. ठीक है, तो उनके दादाजी क्या कह रहे हैं कि बेटा बहुत लोगों को आदिवासी वर्ड से मतलब क्या समझ में आता है कि जंगल में रहते हैं और ऐसे कपड़े उनके पास नहीं होते हैं, खाने पीने का नहीं होता है, बस हंटिंग करते हैं और बिल्कुल बैकवर्ड होते हैं, उन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है।
ठीक है। तो फिर इन्होंने अपने जो है इनके ग्रैंडफादर, क्योंकि लोग आदिवासी हैं, तो ये जो इनके ग्रैंडफादर है वो गांव में रह चुके हैं, जंगलों में रह चुके हैं। तो ये अपनी कहानी जो है, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हम ओडिशा में जो है रहा करते थे। हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी, हम लोग पूरे जंगलों पर निर्भर थे, हमारा जो लाइफ है पूरी फॉरेस्ट के अराउंड घूमता था, हम लोग आराम से रहते थे, जंगलों से खाना पीना सब हमें मिलता था, रिवर थी, नदी थी वहां पे, हमारी लाइफ बहुत ही पीसफुल थी। लेकिन जैसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है, तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने जब मना किया तो इनकी बातों को मना कर दिया गया, और फिर इनको कम रेट पर इनसे जमीन खरीद कर इनको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि सरकार ने कहा कि ये जो जंगल है, इसके नीचे जो है काफी मात्रा में आयरन एंड ओर पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। तो इन जंगलों को काट कर यहाँ पे हम जो है खनन करेंगे, माइनिंग एक्टिविटीज करेंगे, और फिर यहाँ पे हम जो है गवर्नमेंट यहाँ से जो है मिनरल्स निकालेगी। तो ये सब एक्सक्यूज देते हुए गांव वालों को बहुत ही कम रेट पे पैसे देके और यहाँ से हटा दिया गया। देन और जो लोग नहीं जा रहे थे, उनको मारा गया, उनको धमकी दी गई और वहां से हटाया गया। तो इनकी दादू कह रहे हैं कि बहुत सारे जो थे मेरे फ्रेंड्स, उनको मैंने दोबारा अपनी लाइफ में नहीं देखा, वो पता नहीं कहाँ कहाँ सब माइग्रेट कर गए। ठीक है। और अपनी जो हमारी अच्छी लाइफ थी फॉरेस्ट में, वो हमसे दूर हो गई। द मनी हार्डली लास्टेड। और फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से हम शहर में आए, तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, हम लोग बहुत ही रेंटेड हाउस में रहे किसी तरह से मुश्किल से। लेकिन बाद में जो है इनके बेटे को दिल्ली में जॉब मिल गई, तो ये वहां माइग्रेट हो गए, दिल्ली चले गए। आप यहाँ देखिए, दिल्ली चले गए, और फिर इनकी लाइफ जो है वो सेटल्ड हो गई। ठीक है। तो फिर जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी कह रही कि हाँ, हम भी पहले स्कूल जाते थे, लेकिन जब माइग्रेट हो गए तो हमारा स्कूल भी कुछ एक दो सालों के लिए छूट गया। फिर जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए तो अगेन हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो वही इनकी जो है बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी अपने फ्रेंड्स को हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो आदिवासी होते हैं, वो सिर्फ ऐसे डांस करना और इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। हमारी प्रॉपर लैंग्वेज भी है, हमारा पूरा कल्चर ट्रेडिशन है, और हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं। ये हम लोगों को, सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं, है ना। तो यू जस्ट रेड अबाउट हाउ दादू वॉज फोर्स टू लीव हिज विलेज इन ओडिशा। Dadu's story is similar to the lives of millions of Adivasis in India. You will read more about the marginalization of this community in this chapter. तो आपको ये पूरी स्टोरी मैंने क्यों बताई, क्योंकि इससे हमें एक मार्जिनल ग्रुप के बारे में पता चला है, और वो मार्जिनल ग्रुप कौन है, आदिवासी। ये ठीक है। तो जो सबसे मार्जिन बड़ा एक मार्जिनल ग्रुप है हमारे इंडिया में, वह है आदिवासी का। मतलब आदिवासी का नाम लेते ही आदि, आदि मीन्स, मतलब बेसिकली अगर हम इसका मतलब देखें तो क्या होता है, आदि मीन्स पुराना एंड वासी मीन्स जो रहने वाले होते हैं। तो जो ओल्ड किसी भी एरिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ओरिजिनली देखिए, ठीक है, किसी भी एरिया के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहां के रहने वाले लोग होते हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं। आदि मीन्स पुराने और वासी मीन्स वहां के रहने वाले। तो पुराने समय पे जब जो किसी भी एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो वहां के सबसे पहले वहां पे आके बसे थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में आदिवासी का क्या मतलब है, कि बिल्कुल आदि मानव के टाइप है, और इनके पास कपड़े नहीं है, इनके पास घर नहीं है, ये जंगलों में रहते हैं, इनकी कोई लाइफ नहीं है, ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, और ये बस हंटिंग करते हैं, और मतलब इनकी लाइफ बिल्कुल ही ये हमारे जो लोग हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, उनसे उनका ये कोई मेलजोल रखना नहीं चाहते हैं, और ये इंसानों को मार देते हैं, क्योंकि बल्कि बहुत ज्यादा इनके बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो ये जो आदिवासी से इनका बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है फॉरेस्ट के साथ, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट से ही डिपेंड होती थी। अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। 8% भारत के लोग आदिवासी हैं। और जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, आप बहुत ध्यान सुनिएगा, जो भी हमारे देश में मेन जो खनिज मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, या जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज है, आयरन स्टील, ये सब, ये आपको मेनली आदिवासी जहाँ पे रहते हैं उन्हीं क्षेत्रों में मिलेंगी। लाइक जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे है आपका, झारखंड में। तो झारखंड में भी ज्यादा नंबर में आदिवासी पाए जाते हैं। राउरकेला ओडिशा में है। बोकारो कहाँ है, छत्तीसगढ़, ये अगेन झारखंड में है। भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो जो भी मैंने राज्यों के नाम लिए, छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका ओडिशा हो, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में आपको आदिवासी देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आदिवासी जो है क्योंकि वहां पे जंगल थे और वहां पे खनिज थे, तो और इन्हीं एरियाज में आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। तो देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। 500 से ज्यादा आदिवासी ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के। भील हैं, संथाल हैं, ओरोंग्स हैं, बहुत तरह के होते हैं। और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो अधिक पाए जाते हैं। देन
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी बहुत पाए जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी मतलब थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। A state like Orissa is home to more than 60 different tribal groups। मतलब अकेले ओडिशा में ही 60 विभिन्न प्रकार प्रकार के तरह के जो है आपके ट्राइब्स आपको देखने की मिलेंगी, भले ही वो संख्या में कम हो लेकिन अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। अब ये बहुत खासियत है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे हमारे हिंदू जो कल्चर है, रिलीजन है, उसमें आप देखना हायरार्की है। हायरार्की मतलब यहाँ पे देखो हायरार्की वर्ड दिया हुआ है। हायरार्की मतलब कि वर्टिकल सोशल डिवीजन। वर्टिकल सोशल डिवीजन मीन्स हिंदूज में आपका क्या है, ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, देन आपके एक जाति है जो मतलब आपका बिजनेस क्लास है, एंड देन लास्ट में क्या है आपका शूद्र। ठीक है, तो ये हमारा वर्णा सिस्टम है, जाति वर्णा सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है आप जानते होंगे। ठीक है, तो हमारी जो हायरार्की है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ऊपर से लेके नीचे तक, और उसी तरह से ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को। लेकिन जो वो बात अलग है कि अब सब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो लेकिन इस तरह की जो हायरार्की है वो आदिवासीज में नहीं पाई जाती है। वहां पे कोई सोशल डिवीजन नहीं है, सब इक्वल वहां पर होते हैं। कोई जाति सिस्टम नहीं है और कोई वर्णा सिस्टम आदिवासीज में नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देन जो आदिवासीज होते हैं उनका जो रिलीजन होता है वो डिफरेंट होता है। ट्राइबल रिलीजन डिफरेंट होता है, एंड टोटली इस्लाम, हिंदुज्म एंड क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल अलग होता है। अब वो कौन सी तरह का जो है फॉलो करते हैं। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि वो किसकी वर्शिप करते हैं, एंसेस्टर्स की, जो अपने पूर्वज होते हैं उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, ना कि किसी देवी देवता की। देन अपने गांव की पूजा पाठ करते हैं। एंड नेचर स्पिरिट्स, नेचर स्पिरिट्स मतलब क्या होता है, आत्माएं, आत्माओं की पूजा करते हैं। और बेसिकली वो आत्माएं किसकी होती है, जो नेचुरल फीचर्स होते हैं उनकी, जैसे कि उनके लिए पहाड़ देवता हो गए, या फिर उनके लिए नदियां हो गई, उनके लिए झरने हो गए, या एनिमल्स हो गए, है ना, जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए। तो ये सारे जो है उनके लिए पूजा पाठ के लिए होते हैं, ना कि कोई देवी देवता की पूजा करते हैं वो। तो जो उनके काम आती चीजें, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीजें काम आती हैं आदिवासी इसके, चाहे वो जंगल हो, नदियां हो, झरने हो, नेचुरल चीजें, वही उन्हीं की ये लोग पूजा करते हैं। और ऐसी चीजों की पूजा नहीं करते जिनको उन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तो स्पिरिट्स की पूजा करना, ये सब आप देखिए, पूरा हो गया, रिवर है, माउंटेन है, एनिमल स्पिरिट्स है। ठीक है, देन विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रुप। मतलब इनका जो स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं टाइप की जो होती हैं, वो कहीं छुप कर करती हैं, लोग सबके सामने नहीं करते हैं। लेकिन जो एंसेस्टर होता है, अपने पूर्वजों की जो वर्शिप होती है वो घर में अकेले करते हैं। तो कई कुछ पूजाएं होती है जो ये सब मिलके करते हैं, और कुछ पूजाएं जो होती है वो सीक्रेटली अपने घर में करते हैं। देन आदिवासी जो है उन्होंने कई धर्मों को भी मतलब इन्फ्लुएंस किया है। ये खुद भी इन्फ्लुएंस हुए हैं, और उन्होंने जो नियरेस्ट धर्म है, रिलीजन होता है, उनको भी इन्फ्लुएंस किया, लाइक सत्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, और आपको पता होगा कि क्योंकि जो आदिवासीज हैं वो बहुत ही बैकवर्ड होते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा जो है इनको मतलब वो किया, इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की और इनको क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए आप देखना नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे मेनली आपको क्रिश्चियन धर्म के लोग ज्यादा मिलेंगे। तो वो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी नहीं होती है, ये आपके आदिवासी ही थे, लेकिन क्योंकि पुअर थे, इनको नॉलेज नहीं थी इतनी, तो इनको जब क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, इन्होंने जब इनको गाइड किया, इनको सुविधाएं प्रोवाइड की, तो उन्होंने क्या किया, इसके बदले उन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, और उनको मैक्सिमम जो आदिवासी हैं वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, For example, the Jagan cult of Orissa and Shakti and Tantric traditions in Bengal and Assam. During the 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity. जो भी मैंने आपको बताया कि बहुत 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो आदिवासी थे वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेशली आप देखोगे। नाउ आदिवासी जो है उनकी खुद की अपनी लैंग्वेज है, वो संस्कृत से इन्फ्लुएंस नहीं है, और उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है। लेकिन हमें क्या लगता है कि इनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज है। इनफैक्ट जो है उन्होंने हमारी खुद की भी जैसे बंगाली लैंग्वेज है, उसको भी आदिवासी ने इन्फ्लुएंस किया है। मतलब बंगाली लैंग्वेज जब आप सुनेंगे तो उसमें कुछ आदिवासी का भी उसमें टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। देन संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। मतलब संथाली जो है एक आदिवासी लैंग्वेज है, और सबसे अधिक बोलने वाले इसको आदिवासी आपको मिलेंगे। और और उल्टा इनकी मैगजीन्स और इंटरनेट पे जो है काफी चीजें छपती भी हैं संथाली लैंग्वेज में। तो जो हम सोचते हैं ना कि आदिवासी जो है उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है और उनका कोई रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं है।
उन्होंने काफी हद तक जो है मेन रिलीजन्स को भी इन्फ्लुएंस किया और उससे खुद भी इन्फ्लुएंस हुए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग जो वर्ड है, स्टीरियोटाइपिंग वर्ड का मतलब होता है कि अब मैंने इतनी जो आपको अभी तक पढ़ाया है उसमें मैंने कुछ चीजें बार बार आपको कही है कि हम आदिवासी के बारे में यही सोचते हैं, जो कि सही नहीं है। तो जो सोचते हैं उसी को हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हमने किसी के बारे में फिक्स इमेज बना ली है। क्लास में एक बच्चा है, मैंने उसे कहा कि ये तो है डम टाइप का, ये कुछ नहीं करने वाला। भले ही मान लो उसकी परफॉर्मेंस किसी और रीजन से अच्छी ना हो पाई हो, लेकिन मैंने उसके बारे में इमेज बना ली है कि भाई ये बच्चा अच्छा नहीं है, पढ़ता नहीं है। या किसी और बच्चे के बारे में मैंने इमेज बना ली है कि भाई ये तो कभी काम ही नहीं करता है, या फिर ये बच्चा है जो हमेशा काम करता है, या फिर ये बच्चा है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो किसी के बारे में जब हम एक फिक्स इमेज बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। सो सिमिलरली जो इंडियन आदिवासी कम्युनिटीज हैं उनको एक पर्टिकुलर वे में हमने स्टीरियोटाइप कर लिया है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी ड्रेसिंग ऐसी होगी, वो कुछ लुंगी टाइप का पहन लेंगे और सर पे फेदर्स बांध लेते हैं, और वो बैम्बू का वो लेके उस पे डांस करते हैं, आग जला लेते हैं बीच में, है ना। तो ये सब हमने उनके बारे में सोच रखा है। लेकिन क्या अभी भी ऐसा ही है कि जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते हैं? क्या वो सूट बूट नहीं पहनते हैं, या वो ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं? या वो अभी भी जंगलों में ही रहते हैं, है ना। तो आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज। स्टीरियोटाइपिकल मतलब फिक्स इमेज उनकी बना दी गई है कि उनके कॉस्ट्यूम्स बहुत ही कलरफुल होते हैं, हेड गियर होता है, सर पे कुछ बांधते हैं, एंड थ्रू देयर डांसिंग बिसाइड्स दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ्स। लेकिन हमें उनकी असल रियलिटी के बारे में नहीं पता है। हम ये सोचते हैं कि बहुत ही प्रिमिटिव है, एग्जॉटिक है, एग्जॉटिक मतलब बिल्कुल बाहर के हैं, प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है ना। और हम उनके ब्लेम करते हैं कि भाई वो एडवांस नहीं है बिल्कुल भी, जंगलों में रहते हैं और वो हम लोगों से मिलना गुलना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो है अभी अब आदिवासी जो है वो काफी हद तक डेवलप भी हो चुके हैं और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से मिलना भी चाहते हैं। नाउ हम कितने लोग हैं जो आदिवासी के बारे में पता करना चाहते हैं, है ना, बहुत कम। नाउ आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। As you have already read in your history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empires. यहाँ पे देखो आदिवासी एंड डेवलपमेंट से क्या यहाँ पे बताया गया है कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जंगलों के नीचे जो है आपको बहुत सारे जो आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये एरिया जो है मिनरल्स में काफी रिच है और इनके ऊपर जंगल है। तो जंगलों को काट कर ही मिनरल्स को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी सिविलाइजेशन जो है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, एंड जो मिनरल्स है उनका होना भी बहुत जरूरी है। मेटल ओर्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड, invaluable timber, most medicinal herbs and animal products, and animals themselves all came from the forest। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सब कहाँ से मिलती है? जंगलों से। ठीक है, और इनफैक्ट आप इन सबको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, और इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो हमारा रेनफॉल होता है वो भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो रेनफॉल भी प्रॉपर नहीं होगी। एयर वाटर का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। मतलब ले दे के क्या है कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट, कोई भी सिविलाइजेशन जो है फॉरेस्ट के बिना डेवलप नहीं हो पाती है। Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of and access to as well as control over most of these forest। ठीक है, कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो जंगल थे काफी ज्यादा थे, बट 19th सेंचुरी से ही जो है वो कटना शुरू हो गए। जो आदिवासीज होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें जंगलों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी कि कहाँ पे क्या पेड़ है, कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं, कौन से इसमें मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, हम जंगलों में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जंगलों में वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। तो उनको हैंडल करके किस तरह से जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करना है, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज जो थी जो है आदिवासी को होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस meant that they were not ruled by large states and empires. Instead, often empires heavily dependent on Adivasis for crucial access to forest resources। ठीक है, यहाँ पे इस ये जो लाइन है इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है आपका कि जैसे हम सोचते हैं ना कि जो आदिवासी होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, उल्टा जो भी हमारी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन हुई हैं, रूरल्स हैं, राजा महाराजा हैं, वो इनके ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट थे। क्योंकि इन्हीं को जो है उस समय इतनी एडवांसमेंट तो थी नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये जो है हमारे आदिवासी वही जंगलों में जाके जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर आते थे।
तो उनके ऊपर काफी हद तक जो है एम्पायर्स डिपेंड करते थे। ठीक है, तो मान लो कोई लड़ाई लग गई तो जंगलों में अगर है तो वो उसमें कौन हेल्प करता था? आदिवासी। सो दिस इज रेडिकली कॉन्ट्रारी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। तो जो हम जो सोचते हैं ना कि आदिवासी बहुत ही बेकार होते हैं, पावरलेस होते हैं, उनका कोई काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज की जंगल की इतनी अच्छी नॉलेज थी कि वही जो है पहले के टाइम में वो जो है एम्पायर्स को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आ गई तब से है जो है कि इनका यूज खत्म हो गया है, क्योंकि हमारे पास अब मशीन्स हैं, तो हम इनके बिना भी काम कर लेते हैं। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर्स एंड गैदरर्स। बहुत अच्छे हंटर्स थे एंड गैदरर्स थे। Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate to live as workers in plantation. लेकिन जब से आपका जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो जो हमारे सरकारें हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं? इन जो हमारे लोग हैं, इनको आदिवासी को फोर्स किया जा रहा है कि वो गांव छोड़कर चले जाएं या फिर जंगल का जो एरिया है छोड़कर चले जाएं, ताकि वो वहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर सके। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. जिसकी वजह से क्या हुआ कि आदिवासी जो है वो जगह छोड़ने को मजबूर है जो उनका घर हुआ करता था। तो उन्हें अपना घर छोड़कर जो है जंगलों को छोड़कर वहां से जाना पड़ रहा है, मतलब उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जंगलों को काटा जा रहा है ताकि लकड़ियां मिल सके, वहां पे इंडस्ट्रीज बनाई जा सके और वहां पे खेती बाड़ी हो सके, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। Adivasis have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. आदिवासी जंगलों में भी रहे हैं, साथ ही साथ उन एरियाज की भी उनको नॉलेज रहती है जहाँ पे अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है। These are taken over for mining and other large industrial project. तो क्या होता है कि क्योंकि वहां पे खनिज होता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो वहां पे आके खनन का काम करना चाहती हैं और इंडस्ट्रीज बनाना चाहती है। जैसा आपने टाटा का सुना होगा, टाटा स्टील प्लांट है, या फिर आपका जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट है, बड़े बड़े जो आपके लोहा और स्टील प्लांट्स हैं वो इन्हीं एरियाज में लगाए गए हैं। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। इसके चक्कर में क्या होता है, इसकी वजह से इन लोगों से जमीनें जबरदस्ती छीन ली जाती है और कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स। मतलब जितने जो जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है, इंडस्ट्रीज बनाई जाती है इन एरियाज में, तो वहां से बेचारे जो आपके आदिवासी हैं उनको वहां से डिस्प्लेस फोर्सिबली हटा दिया जाता है। देन एक और सर्वे में ये पता चल रहा है कि that working among Adivasi show that 97% of the person displaced from the states of Andhra, Chhattisgarh, Orissa, and Jharkhand are tribal. Huge tracts of their lands have also gone under the waters of hundreds of dams that have been built in independent India. देखो ये पूरे प्रोजेक्ट में कहने का मतलब क्या है कि जो भी जिन भी चीजों के ऊपर हमारे आदिवासी डिपेंड थे, चाहे वो जंगल हो चाहे वो उनकी जमीनें हो, वो उनसे छीन ली गई है। और किस नाम पर? इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, एंड जो आपका माइनिंग एक्टिविटीज है, एंड आपका जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जैसे डैम्स, उनकी वजह से। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो वहां उस पे जो भी जंगल होते हैं उनको काटा जाता है ताकि वहां पे रिजर्वायर बनाया जा सके। तो रिजर्वायर जब आप बनाएंगे, जंगलों को काटेंगे, तो जो ऑब्वियस सी बात है जो वहां पे रहने वाले आदिवासी है उनको आपको वहां से जमीन खाली करवानी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, जंगलों को काटा जाता है, जब इनकी जमीनों से इनको जबरदस्ती हटा दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि इनकी जो लाइफ है बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुकी है, इनके रोजगार जा रहे हैं और इनके रहने का साधन भी जा रहा है। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। वही जो मैंने आपको बताया कि इनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड इनसे छिन जाता है, इनसे ट्रेडिशनल होमलैंड, मतलब सोचो जहाँ पे आप जिंदगी भर आप काट रहे हो वो जगह आपसे छीन ली गई है, तो आपको मतलब आपकी क्या स्थिति रहेगी। मैनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites। और ये बेचारे जब शहरों में माइग्रेट करते हैं तो क्योंकि इनको कुछ नॉलेज तो होती नहीं है, ना ये पढ़े लिखे होते, ना इनके पास कोई स्किल होता है, तो इनको छोटा मोटा रोजगार मिलता है और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में वो भी बहुत ही कम पैसों में, या फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे एज ए लेबर का ये काम करते हैं। तो इनकी जो स्थिति होती है, जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वो बहुत ही पैथेटिक हो जाती है। दस दे गेट कॉट। इससे क्या होता है, इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। इससे क्या होता है कि जहाँ पे ये जब अपने गांव में होते थे, ये जंगलों के पास होते थे,
तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती थी, मतलब इनको भूखमरी या फिर ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन क्योंकि जंगल इनसे छीन लिया गया, इनसे इनकी जमीनें छीन ली गई है, तो इससे क्या होता है, ये बेचारे गरीबी और डिप्राइवेशन की सिचुएशन में पूरी तरह से फंस जाते हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं वो माल नरिश हो जाते हैं। माल मतलब प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। इनका जो एजुकेशन का रेट है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह की सारी सिचुएशन जो है ये फेस करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ लिया होगा कि इनके रोजगार के साधन जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से, डैम बनाने की वजह से इनकी जमीनें चली जाती हैं, जंगल कट जाते हैं, और फिर ये गरीब हो जाते हैं, डिप्राइवेशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनको खाना पीना नहीं मिलता है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और अंडर नरिश रह जाते हैं। When Adivasis are displaced from their lands, they lose much more than a source of income. They lose their tradition and custom. और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रोजगार का साधन ही नहीं चला जाता, वो गरीबी नहीं हो जाते हैं, उल्टा उनकी पूरी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है। क्योंकि उनकी मेन आइडेंटिटी कहाँ से जुड़ी हुई है, उनके गांव से और उनके जंगलों से। अगर उनको हटा दिया जाता है वहां से, तो वो अपना पूरा जो है आइडेंटिटी, अपना कल्चर, ट्रेडिशन सब उनको छोड़ना पड़ता है। They left some houses, they took the cremation ground, temple, well and pond. How will they survive? ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ती है। तो इतना जो है आज मैंने आपको पढ़ा दिया है, और जो बाकी जो बचा है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक कवर किया मैंने आपको बता दिया कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग क्या है, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट क्या है, कि जो डेवलपमेंट हुआ है उससे आदिवासीज को बहुत हद तक नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन हम डेवलपमेंट भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो आदिवासीज हैं उनको इसका निगेटिव इम्पैक्ट पूरी तरह से झेलना पड़ा है। इस पूरे पैराग्राफ में आपने यही सब चीजें देखी हैं कि किस तरह से वो डिस्प्लेस हो गए। ये सब माइनिंग है, लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, ट्राइबल लैंड उनसे छीन लिए जाते हैं, आंध्रा में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हाईली मिलिटराइज्ड वॉर टोन। तो ये चीजें जो है मैंने आपको अंडरलाइन कराई है, इनको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अभी कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चों आप कुछ पूछना चाहते हैं? बहुत नो ही कम मैम। बहुत ही कम बच्चे ऐड हुए। बीच में कोई ऐड हुआ था क्या? यस मैम, उसने लेफ्ट कर दी थी। ठीक है, तो आज इतना मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप जो है उसका नोट्स बना लीजिएगा, और उसको जो है स्क्रीनशॉट लेके मेरे उस पे गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दीजिएगा। अभी कमेंट क्लास कमेंट डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है? और मैं इसी को यूट्यूब पे अपलोड करके इसका लिंक आपके उस पे भेज दूंगी, गूगल क्लासरूम पे। तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप कुछ ना समझ में तो दोबारा उसको आप पढ़ सकते हैं। ओके मैम। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।